हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। आज हम इस एपिसोड में जो बहुचर्चित एक सब्जेक्ट है एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस का, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो अभी आई है, इसके बारे में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन हैं। और ये क्यों लाया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट और ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के फाउंडर मेंबर अखिलेंद्र प्रताप सिंह साहब से। सर, आपका हम स्वागत करते हैं। वेलकम टू द न्यू एपिसोड सर। तो ये पहले तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी, ओपीएस, इसके बैकग्राउंड को थोड़ा हम लोग समझ सर। बैकग्राउंड ये है कि ब्रिटिश पीरियड में भी और उस दौर में भी एम्प्लॉइज के लिए, ऑफिशियल्स के लिए आफ्टर रिटायरमेंट कुछ उनको रिलीफ देने के लिए इस तरह के पेंशन स्कीम्स होकर इंट्रोड्यूस की गई थी। आप जानते हैं कि जब हमारे देश में आज़ादी मिली, उस दौर का अगर पूरी दुनिया में देखें तो एक बड़ा भारी डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहा था। बहुत सारे मुल्कों में रिवोल्यूशन भी हो रहा था और सीधे सीधे बहुत जो वर्किंग मास था वो पावर भी सीज कर रहा था। बगल के पड़ोस के भी मुल्क में देखें तो एक नई अवेकनिंग वर्ल्ड वाइड थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। भारतवर्ष में भी उसी बैकग्राउंड में हमको आज़ादी मिली, तो वो गांधी जी की अगुवाई में और डेमोक्रेटिक मूवमेंट में बहुत सारी फोर्सेस थी। तो यहाँ भी एक पेंशन स्कीम जो हमारे यहाँ चल रही थी, उसका एक डेमोक्रेटिक पैटर्न डेवलप किया गया कि जो एम्प्लॉइज हैं किसी भी कैटेगरी के, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो उनके लिए भी एक हम नीड बेस्ड मिनिमम पेंशन स्कीम ले आए। और वो पेंशन स्कीम थी कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम बाय द गवर्नमेंट, जिसमें एम्प्लॉइज से एक पैसे नहीं लिए जाते थे। एंड आफ्टर रिटायरमेंट ऐसी व्यवस्था थी कि एक डिग्निफाइड न भी सही तो एक अच्छी लाइफ उनकी चल जाए। लास्ट सैलरी का 50%। और वो उसमें उन्होंने जो फार्मूला बनाया जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं कि जो आपकी अंतिम साल की सैलरी का अंतिम महीना है जी, उसको उस अंतिम महीने में डीए को मर्ज करा के, जो उस समय डीएनएस अलाउंस है उसको मर्ज करा के जो सैलरी बनती है जी, उसका आपको 50% मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमारी सैलरी 1 लाख है, तो इस सैलरी का 1 लाख का 50,000 हो गया और डीएनएस अलाउंस अगर मान लो हमारा 25 है जी, तो 75,000 रुपए हमको प्रति माह फर्स्ट पेंशन होगी। फर्स्ट पेंशन हो गई और रेगुलरली ये रहेगी। और जैसे जैसे पे कमीशन बनेगा या प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा या इन्फ्लेशन होगा, वो सब डीएनएस अलाउंस में हमको मिलना शुरू होगी। यह व्यवस्था हमारे देश में बड़े पैमाने पर चली, रेलवेज में, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में। और उस समय आप देखिएगा बहुत सारा हमारा मार्केट भी आगे बढ़ा, घर बनने शुरू हुए, लोगों के पास एक आमदनी हुई, उससे हमारी इकोनॉमी में भी एक मूवमेंट आया जी। जो लोग ये समझते हैं कि अरे भाई पेंशन मिला, ये मिला, अरे भाई जब पेंशन मिलता है तभी तो मार्केट में डिमांड बढ़ती है, खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी मूव करेगी। तो वह एक घाटे का सौदा नहीं था, हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला एक पेंशन स्कीम थी। हुआ क्या कि दुनिया भर में जो वेलफेयर स्कीम्स थी, यह बड़े कारपोरेट ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल को अच्छा नहीं लगा। आपको लगेगा, देखिए ब्रिटेन में थैचर को देखिए, अमेरिका में रीगन को देखिए, उन्होंने पूरा डिसमेंटल कर दिया वेलफेयर स्टेट को, माने डिसमेंटल की कोशिश की। और उसका उसी आधार पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, हमारे यहाँ भी 90s में आके इसको डिसमेंटल कर दिया गया। जो हमारी अपनी सेल्फ डिपेंडेंट डेमोक्रेटिक डोमेस्टिक इकोनॉमी बिल्डअप हो रही थी, उसको खत्म करके हम लोग भी वर्ल्ड बैंक, IMF में चले गए। और इस सवाल पे हुआ कि भाई टीना है हमारे देश में और अब कोई ऑल्टरनेटिव है,
अब हमको अगर पैसा देना है तो करना, खैर चलिए वो एक अलग विवाद जी। अब बहस ये हुआ कि नहीं साहब अब इस पेंशन को हम नहीं रख सकते, तो अटल बिहारी अब इस काम को करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में पुरानी जो पेंशन स्कीम थी, जिसको बेसिकली वो नॉन कंट्रीब्यूटिंग पेंशन स्कीम थी, जिसको लोग आजकल ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक न्यू पेंशन स्कीम लागू की, जिसमें पेंशन की पूरी कोई एश्योर्ड पेंशन की गारंटी ही नहीं थी। उसमें ये कहा गया कि एम्प्लॉइज 10% देंगे, 10% गवर्नमेंट ऑफ मैचिंग इंडिया 10% देगी, बाद में 14 किया, फिर 18, 18.5 कर दिया, और कहा कि साहब जब आप रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद आपको हम 60% लास्ट डाउन, इसका नहीं 60% रिटायरमेंट के बाद, लास्ट डाउन के इसमें मतलब नहीं, ओके रिटायरमेंट के बाद जो आपका डिपॉजिट है उसका 60% हम आपको दे देंगे, और 40% हम रखेंगे जिसको हम शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लगाएंगे। अब उसका हासिल क्या हुआ कि इन्होंने जब लगाया तो वो सब शेयर मार्केट बहुत क्रैश कर गए जी। रिटायरमेंट के बाद किसी को 1,500 मिल रहे हैं, कोई 2,500 मिल रहे हैं, 3,000 मिल रहे हैं। एक बड़ा रिजेंटमेंट आम आदमी के अंदर ये पैदा हुआ। इसको, ये जो रिजेंटमेंट पैदा हुआ, इस रिजेंटमेंट को कम्बैट करने के लिए देखा गया कि हिमाचल में इनकी सरकार हार गई, या अभी देखिए राज्यों में चुनाव होने हैं, हरियाणा में होना है, महाराष्ट्र में होना है, झारखंड में होना है, तो इनको ये लगा कि साहब ये जो एम्प्लॉइज हिंदुस्तान के करीब 90 लाख है जी, और कम से कम नहीं तो 38 लाख में मान लो 23 लाख एम्प्लॉइज तो केवल सेंटर के हैं, इनको एनवाय करके हम नहीं चल सकते। तो मोदी ने हड़बड़ में एक कमीशन बैठाया 1.5 साल पहले, और अभी चुपचाप ढंग से इधर उधर कुछ ट्रेड यूनियन के लोगों को भी मिला करके उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब अब हम एश्योर्ड पेंशन स्कीम आपको देंगे, और उसका नाम उन्होंने कहा कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जो नेशनल पेंशन स्कीम 2004 से लागू हुई थी, वहां से हम इसको लागू करेंगे। तो इसमें बजट कितना आ जाएगा, तो बजट आएगा 62 करोड़ पहले उनको लगेगा। इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, इसमें बता रहे हैं ये 62 करोड़ देंगे। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर 2004 से रेट्रोस्पेक्टिवली इसको लागू करेंगे तो 800 करोड़। तो इसको ध्यान में रखिए, 800 प्लस 6 से 62 माने 14,000 करोड़, वो करोड़ का कितना हो गया, आपको 14 से 20 करोड़ रुपए का इनका घाटा अभी ये कह रहे हैं जी। अब इसमें क्या है, यह भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम ही है, जैसे एनपीएस जो था जी, वह भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम था, यह भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। इसमें फर्क क्या है, पहला तो यह है कि इन्होंने जैसे एनपीएस था जी, वैसे ही यूपीएस में भी कंट्रीब्यूशन कर्मचारी 10% करेगा, और सरकार 18%, 18.5% इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। एनपीएस में यह व्यवस्था थी कि आफ्टर रिटायरमेंट यू कैन टेक 60% ऑफ टोटल कॉर्पस ऑफ देयर कॉर्पस। अभी इन्होंने क्या कहा है कि आप 10% से ज्यादा इसको विड्रॉ नहीं कर सकते एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट जी। तो उनका कहना है कि भाई जो, अच्छा इसमें दूसरी व्यवस्था क्या कर दिया, दूसरी व्यवस्था इन्होंने कर दिया कि पहले था कि लास्ट मंथ की जो सैलरी प्लस डीए जी, वो अलाउंस था बेसिक पर। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि 12 महीने का जो एवरेज होगा लास्ट 12 मंथ का जो एवरेज होगा, उस एवरेज के हिसाब से हम प्राइस इंडेक्स देख करके, जैसे डियरनेस अलाउंस नहीं है जी, डियरनेस रिलीफ हम आपको देंगे। देखिए अपार्ट फ्रॉम बेसिक माने जैसे पहले में क्या था कि आपका बेसिक का लास्ट मंथ का जी प्लस डियरनेस अलाउंस करके कंपाउंड हो जाता था। इसमें इन्होंने क्या कहा कि हम एवरेज निकालेंगे और डियरनेस अलाउंस नहीं, डियरनेस आपको रिलीफ देंगे। अब ये सब्जेक्टिव है, आप क्या देंगे नहीं देंगे ये आपका मामला है। अब उसके बाद इन्होंने ये कह दिया कि लेकिन साहब हम आपको
अब 10% से ज्यादा जितना पैसा आपका कॉर्पस मनी है उसका केवल 10%, और बाकी 90% सरकार रखेगी। तो कर्मचारी कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा ही फंड है जिसको आप दे रहे हो जी, तो कम से कम आप हमारा जो पैसा जमा हुआ है, जैसे पहले ओपीएस में क्या था जी, कि लोग जीपीएफ में, उसमें एक जीपीएफ कंट्रीब्यूशन होता था, एनपीएफ में भी अकुमुलेट कर लेते थे। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ जीपीएफ के कंट्रीब्यूशन को वो लोग क्या करते थे कि टोटल लौटा देते थे कर्मचारियों। जैसे हमने मान लो 10% डाला, 20% डाला, तो मेरा जीपीएफ भी लौट जाता था और मेरा जो पेंशन था वो भी बना रहता था। अब इसमें क्या है कि साहब हम केवल आपको 10% रिटर्न करेंगे। 10% आप क्यों रिटर्न कर रहे हो? बात इसमें है कि अगर आप 10% उनसे न लेते तो कितना पैसा आपका खर्च होता? नहीं, अकुमुलेटेड अमाउंट मिलेगा, एडहॉक मिलेगा 10%। नहीं, जितना आपका कॉर्पस फंड 10% आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल जाएगा। तो प्रोविडेंट फंड टाइप का हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया। उसके बाद आप कुछ उनको जो देंगे वही आप पेंशन स्कीम देंगे। तो उनका कहना है घुमा फिरा के तो हमारा ही पैसा है जी, जिसको आप हमको पेंशन दे रहे हो, तो कम से कम आप एक 10% हमारा ले रहे हो, तो उतना पैसा तो हमारा लौटा दो। सरकार से कह रहे हैं कि भाई उसमें एनपीएस में तो कम से कम 100 में 60 हमको रिटर्न होता था, इसमें आप 100 में केवल 10 हमें क्यों रिटर्न कर रहे हैं? ये इम्प्लाइज का जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो तो पूरा लौटा दो, हमको लौटा दो, वो अभी नहीं आप लौटा रहे हैं। तो अभी कर्मचारियों का कहना है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को भी मैंने पढ़ा, उनका कहना है कि साहब अगर ये 10% लौटा दे न लेके, ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख करोड़ रुपया सेंट्रल एम्प्लॉइज पर साल में खर्च हो रहा बने, उसमें 22,000 करोड़ रुपया और जोड़ दीजिए। 22,000 करोड़ रुपए जोड़ के आप 3 लाख करोड़ के अंदर आप इनको उनकी जरूरत के हिसाब से आप उनको इस स्कीम को आप लागू कर सकते। अब कर्मचारियों को कहना है कि भाई इतना पैसा जब गवर्नमेंट हमको दी है, हमने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, हमारी सर्विसेज है, तो डिस्कशन हमारा होना चाहिए, हमारा डिस्कशन होना चाहिए। आप बेसिकली हमको वही हमारा जो पैसा जमा है उसी का ही एक हिस्सा हमको दे रहे हैं। आपने जमा किया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया आपने, उसमें भी आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया भाई, वो भी बहुत नॉमिनल अमाउंट दे रहे हैं, और 10 दे रहे हैं, 100 रुपए में 10 रुपया दे रहे हैं, तो ये तो इनजस्टिस है। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा हिस्टोरिक, हमारे देश में हर जजमेंट को भाजपा कहते हैं हिस्टोरिक है जी। अब आप सोचो वो 10% के लिए भी अगर ये मान लिए होते और लास्ट में इनको डियरनेस अलाउंस की जगह ये जो डियरनेस रिलीफ दे रहे हैं, 3 लाख करोड़ रुपया इनके बजट से जाता, ज्यादा से ज्यादा 3.5 लाख। भाई आपके 46 लाख करोड़ रुपए आपके इस देश का बजट है, 3.5 लाख करोड़ रुपए आप कर्मचारी को देते हैं, कर्मचारियों के पेंशन में जैसे वेज में आप देते हैं। ये 3.5 लाख करोड़ रुपया जब उनको मिलता तो उनके पॉकेट में कुछ मनी होती, डिमांड बढ़ता, इकोनॉमी इन्फ्यूज होता हमारी इकोनॉमी और आगे बढ़ती। जो 46-48 लाख करोड़ रुपए का बजट है, ये 50-60 लाख करोड़। ये पैसा अगर गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्फ्लुएंस करेगी, तो भी हमें कह रहे हैं कि अगर कर्मचारी, देखिए पहली बात यह है कि डिमांड बगैर इकोनॉमी में बढ़ाए हुए आपकी आज क्राइसिस क्या है हमारी अर्थव्यवस्था की? यही क्राइसिस है कि हम मंदी के दौर में गुजर रहे हैं, वेल्थ सेंट्रलाइजेशन। हम नहीं, मंदी का दौर शुरू हो गया, आपके पास लोगों की परचेजिंग पावर घट गई। जब तो डिमांड ही नहीं रहेगी तो मार्केट आगे कैसे बढ़ेगा, चाहे आप जितना भी करिए। डेफिनेटली। तो बेसिक बात यह है कि कह रहे हैं साहब हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फिस्कल डेफिसिट अगर हमारी बढ़ जाएगी तो आरबीआई के नाम पे कह रहे हैं कि हम तबाह हो जाएंगे। हमारे फिस्कल डेफिसिट तो हमेशा ही होती है। नहीं, ये कह रहे हैं कि भाई हमारे 3% ही हमने डिसिप्लिन माना है, हमने एक कानून बनाया है मैनेजमेंट में कि 3% से ज्यादा, ये वर्ल्ड बैंक और इनका कहना है। तो मेरा ये कहना था कि भाई ये आपको कोई फिस्कल डेफिसिट नहीं होगी। जो लोग हमारी अर्थव्यवस्था में मैक्सिमम प्रॉफिट उठा रहे हैं, इनइक्वालिटी बहुत बड़े पैमाने पर लाए हैं, उनको कम से कम डायरेक्ट टैक्स तो बढ़ाओ। हमारे देश में 6% आप केवल डायरेक्ट टैक्स देते हो, डेवलप्ड कंट्रीज में कहीं 12 है, कहीं 15 है, कहीं 20 है।
और उसमें कुछ उनको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अभी देखिए यूथ मूवमेंट भी है, वो भी कह रहा है कि जो कारपोरेट घराने सुपर रिच है उनको आप 2% अगर टैक्स लगा दो, तो इतनी बात उन लोग कह रहे हैं। सर सरचार्ज लगाया जाता है सर नहीं, सरचार्ज 2% टैक्स। देखिए कारपोरेट टैक्स पहले 29% था, अब इन्होंने 22% कर जी। क्यों कर दिए भाई? 29 से 35 पे जाने के, इंडिविजुअल पे 30% है और इंडिविजुअल पे 30%। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? तो अगर इतना पैसा हो जाता तो हमारे पास 12-14 लाख करोड़ रुपए अपने आप हमारे बजट का पार्ट बन जाता, और जो 14 करोड़ रुपया हम लोन बारो करते हैं अपने बजट में जी। वो उसकी जगह हमको लोन नहीं लेना पड़ता, उसका इंटरेस्ट हमको नहीं देना पड़ता। तो यह काम करने के लिए पूंजी जो कारपोरेट घराने हैं, बिग कैपिटल है, सबको नहीं कह रहे हैं कि सुपर रिच लगाओ और वेल्थ टैक्स लगाओ, इनहेरिटेंस कह रहे हैं जो सुपर रिच है। सुपर रिच माने कुछ लोग हैं हिंदुस्तान में 100-150 घराने ऐसे हैं जिनकी आमदनी, जैसे अडानी की आमदनी 2014 में 54,000 करोड़ थी, इस समय वो 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। सब लोग जानते हैं कि कैसे बढ़ी जी। आप नेशनल प्रॉपर्टी से पूरे के पूरे हमारे इंस्टीट्यूशंस को 1 नए पैसे, 2 नए पैसे, 10 नए पैसे के हिसाब से पूरा कच्छ जमीन उनको दे दिया, उसी को रख करके। लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव है हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनका। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि इतना पैसा दे करके एम्प्लॉइज का जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो नीड बेस्ड मिनिमम पेंशन, कोई उनके लिए बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ के लिए नहीं है जी। आप उनके लास्ट ड्रान में ये कर सकते हैं। तो एम्प्लॉइज की यही डिमांड है। मेजर जो प्लेटफॉर्म ऑफ द ओपीएस मूवमेंट है एम्प्लॉइज का, उनका कहना है कि ये हमारे साथ आप नाइंसाफी कर रहे हो, और ये जो यूपीएस है जी, ये यूपीएस हमारे जो मिनिमल नीड्स है इसको पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए बराए मेहरबानी आप कम से कम हमको ओपीएस दे दीजिए। मैं कह रहा हूं सरकार अगर ओपीएस नहीं दे सकती तो कम से कम कुछ चीजें तो कर सकती है ना। पहली बात है कि आप टैक्सिंग से, अगर मान लीजिए आप कारपोरेट ही देश चलाएगा, ये फिलॉसफी है आपको, तो चलवाइए आप उससे, देखिए देश कहां जा रहा है। तो कम से कम कुछ बातें करिए। जितना उन्होंने पैसा जमा है वो तो रिटर्न, वो तो उनका हक बनता है। दूसरा, आप डियरनेस अलाउंस दे दीजिए। ये डियरनेस रिलीफ क्या होती है? कंफ्यूजिंग आइटम क्यों जोड़ा जा रहा है? तो कंफ्यूजन जो पहले था उनको दे दीजिए। लास्ट में आप जो एवरेज निकाल रहे हैं लास्ट मंथ का दे दीजिए, क्योंकि एक साल में 2 बार इंक्रीमेंट होता है, 4% और बढ़ जाएगा उनका। तो और अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब इन्होंने कह दिया कि साहब 25 साल उसका लिमिटेशन है। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, 25 साल की आपकी सर्विस हो। हमारे देश में बैकवर्ड और मैंने एसटी एससी अमूमन लेट सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, इसीलिए देखिए सेक्रेटरिएट वगैरह पर उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। 25 साल जाते जाते पहले ही वो लोग रिटायर हो जाते। हमारे दारापुरी जी आईजी होते हुए रिटायर हो गए, क्योंकि बाद में सर्विस उन्होंने ज्वाइन की। तो उनके लिए रिलैक्सेशन पीरियड बढ़ा दो भाई, उनको 20 साल कर दो जैसे पहले था। 25 की जगह आप रिटायरमेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए 15 इयर्स का कैलकुलेशन करके उतना बेनिफिट दे दिया। आप 25, मैं कह रहा हूं क्राइटेरिया नहीं रखना चाहिए। कह रहे हैं पिछली बार, जैसे आप पिछली बार 20 साल अगर सर्विसेज थी तो आप 25 साल क्यों कर रहे हैं? अनावश्यक कर रहे हैं ना। तो इससे एक बहुत बड़ा सोशल सेगमेंट भी डिप्राइव्ड हो, बहुत लोगों को उससे बाहर करने के लिए बाहर कर दे रहे हैं आप। तो अब जो आप लॉजिक भी देख रहे हैं फिनेंस की, वो लॉजिक भी आपकी साउंड नहीं है। तो अभी ओपीएस की जो उनकी डिमांड है, ओपीएस मींस एक नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम हिंदुस्तान में जो थी वो मैक्सिमम नहीं थी, वो नीड बेस्ड मिनिमम थी। नीड बेस्ड का मतलब कि कितना कैलोरी आपके आदमी को जिंदा रहने के लिए चाहिए, उसके खाने पीने रहने, और एक अच्छा कम से कम उसको एक छत रखने की जिंदगी उसकी चल रही थी, बहुत नीचे न जाए, बहुत नीचे न जाए, इतना आप दे दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एम्प्लॉइज का, मुझे लगता है कि एम्प्लॉइज का बहुत जेन्युइन डिमांड है। लेकिन मैं इनसे भी ये कहूंगा
जो सेंट्रल एम्प्लॉइज है जी। उनसे भी मेरा अनुरोध है, आप अपनी डिमांड को रखो, लेकिन देखो आप संख्या में हो 5%। बड़ा हिंदुस्तान का 95% किसी सोशल सिक्योरिटी से, रीजनेबल सोशल सिक्योरिटी से कवर ही नहीं होता। जी जी जी, महरूम है वो बिल्कुल। वो उसमें खेत मजदूर भी है, उसमें ठेकेदार का काम करने वाला है, बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल बिजनेस है, प्रोफेशनल्स है, प्राइवेट जॉब ऐसे हैं जी। और वो ठेके पर काम करने वाले मजदूर जी, है, बहुत बड़ी आबादी है। उनको भी कम से कम बुढ़ापे में सोशल सिक्योरिटी की गारंटी करो। कम से कम मिनिमल उनके लिए 10,000 रुपए मंथली को इंश्योर किया जाना चाहिए, ताकि भी वो भी हैंड टू माउथ मिनिमम नीड्स तो उनकी मिनिमम नीड्स पूरी होनी चाहिए। चाहिए। एम्प्लॉइज से मैं कहता हूँ, इसीलिए देखिए एम्प्लॉइज के खिलाफ आम पब्लिक को लोग खड़ा कर देते हैं कि इन सबों को इतनी तनख्वाह मिलती है, वो हम इनको इतनी तनख्वाह मिलती है और मांग रहे हैं हमारे लिए। मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि गलत बात है, वो उतना ही मांग रहे हैं जितना उनका मिनिमल है। आप अगर यह कर दे सरकार, मिनिमल जो दुनिया भर के देशों में जो घटित हो रही है कि सब लोग वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, जापान जैसा देश लगा रहा है, अमेरिका लगा रहा है, आप बढ़ जाइए तो देखिए एक साथ कितना काम हो जाएगा। जो सोशल सिक्योरिटी का पूरा दायरा है उस पर पूरी पॉपुलेशन आ जाएगी। पहली बात, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के लिए फंड मिल जाएगा। दूसरी बात, हेल्थ एंड हाउसिंग स्कीम लागू हो जाएगी, किसानों की एमएसपी मिल जाएगी, जो हमारे फोर्स की काम, सेमी फोर्स और फोर्स की जो फोर्सेज हैं उनको भी हम पेंशन स्कीम में ला देंगे, और उनको भी आज तक जानते हैं मिलिट्री के लोग करते हैं, बहुत ही डिससेटिस्फाइड हैं। तो ये भाई एक छोटे से हिस्से को बचाने के लिए मैंने, आप भारत माता कह रहे हैं, भारत माता के इतने 99% बच्चों को क्यों मार रहे हैं? तो यह एम्प्लॉइज का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कॉमन आदमी का मूवमेंट है, और कॉमन आदमी के इस जस्टिस का मूवमेंट है। सबसे बड़ी बात जस्टिस एंड लाइफ का मूवमेंट है, एंड दैट मस्ट बी एड्रेस्ड बाय द मोदी गवर्नमेंट। लेकिन मोदी गवर्नमेंट इस दिशा में अभी वही जो उनका तरीका है जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने कर रहे हैं, और इसको भी हिस्टोरिक बता रहे हैं, जबकि ये एक कंट्रीब्यूटरी फंड स्कीम है, और जो कंट्रीब्यूशन किया हुआ है उसका भी पैसा ठीक से उसको रिटर्न नहीं। तो इसकी समरी ये है कि जो यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें अगर जो कंट्रीब्यूशन है कम से कम अपना एम्प्लॉय का, वो तो उसको ड्रॉ करने का मौका मिले, या उसका बेनिफिट पेंशन में मिले, इतना तो मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि यूपीएस को आप कम से कम नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम तो बना दीजिए जी, नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम बना दीजिए, और जो इन्फ्लेशन है उसको डीएनएस अलाउंस में 2-3-4% का ग्रोथ होता है, उसको तो मत छीनिए, क्योंकि डीएनएस रिलीफ में इतने मुकदमेबाजी होंगी कि लोगों को, भाई हम तय करेंगे कि डीएनएस रिलीफ आपको क्या देंगे नहीं देंगे, ये तो वेग टर्म है। उसका तो फॉर्मूला बनेगा ना कि जो इंडेक्स है, उनके जो इंडेक्स है, देखो उसका इंडेक्स तो ऑलरेडी डीएनएस अलाउंस में मिलता ही था। ये टेक्निकली कुछ ऐसे वर्ड जोड़ दो जिससे लोग न समझ पाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई नीड बेस्ड मिनिमम एक पेंशन पॉलिसी थी, नीड बेस्ड एक मिनिमम वेज पॉलिसी थी। इस क्राइसिस के दौर में जब इतना तेजी से महंगाई, देखिए इन्फ्लेशन घट भी जाए जी, लेकिन दाम नहीं घट रहे हैं। सदा कह रही इन्फ्लेशन घट गया, अरे भाई इन्फ्लेशन घट गया, लेकिन एवरेज होता है, बहुत टेक्निकल जो पॉकेट्स है, टेक्नोलॉजी एक्चुअली सस्ती हो रही है, इसलिए उसका एवरेज मिला दिया, तो उसका निकाल दे रहे हैं। उसके अलग अलग बास्केट्स हैं जी, गरीबों के फूड बास्केट्स का क्या इन्फ्लेशन घट रहा है, मध्यम वर्ग के फूड बास्केट का क्या इन्फ्लेशन, वो तो बढ़ रहा है, वो तो बढ़ रहा है, तो दाम बढ़ रहे हैं ओवरऑल, और इन्फ्लेशन। तो माने कम से कम कोई गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट जनता की सरकार है, तो कम से कम जनता के साथ इस तरह का, मैं समझता हूँ, धोखाधड़ी नहीं, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो ओपीएस को अगर सरकार लागू कर दे, या ओपीएस के कुछ प्रावधान को ले आ दे जी, जो इसको नॉन कंट्रीब्यूटरी बना दे, जिसका पैसा है उसको रिटर्न कर दे, और उनमें डीएनएस अलाउंस दे दे, और एक मिनिमल फैसिलिटी वहां दे दे, तो मैं समझता हूं
कि ये एक अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदा होगा और नेशन बिल्डिंग में भी देश का बड़ा भारी रोल कर्मचारियों का बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अहम रोशनी डाली इस जो बहुत सारे मिथ्स रहे होंगे लोगों के मन में, खासतौर से 95% लोगों के मन में, कि ये 5% लोग ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं चीज़ों का, तो वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। थैंक यू सो मच।